तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका सोर्स कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की ये पहली क्लास है जिसमें बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले, शून्य से। तो हम समझेंगे सबसे पहले भाषा। हिंदी जो है वो एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और भाषा क्या होती है तो मोटे तौर पर आप सबने परिभाषाएं याद की होंगी अभी तक के। किसी भी भाव या विचार को एक दूसरे तक आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यही तो है। जैसे मुझे ये हिंदी व्याकरण की क्लास रिकॉर्ड करनी थी, मुझे समझाना था, तो किस भाषा में समझा रहा हूं मैं? हिंदी में। इंग्लिश की अगर क्लास होती तो मैं किस में समझा रहा होता? इंग्लिश में। अगर यही संस्कृत की क्लास होती तो मैं संस्कृत में। ये सब भाषाएं हैं। आप वही, इन्हें आप सब्जेक्ट कहें तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? लैंग्वेजेस है। विज्ञान, गणित, ये सब सब्जेक्ट हैं। सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट होते हैं। भाषा कौन सी होती है? जिसे हम बोलते हैं। विज्ञान हम बोल नहीं सकते। विज्ञान को हम समझते हैं, और वो भी किसी अन्य भाषा में। या तो हिंदी में समझ रहे होंगे या फिर इंग्लिश में। अपने इंडिया में तमिल में, तेलुगु में, संस्कृत में या मलयालम में, जगह जगह के हिसाब से अलग अलग भाषाओं में। तो भाषा की परिभाषा लिखिए आप सब। क्या होती है? किसी भी भाव या विचार को, किसी भी भाव या विचार को जिस माध्यम के द्वारा समझा जाता है, जिस माध्यम के द्वारा समझा जाता है, उसे उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। जी। भाषा के प्रकार देखेंगे। जो भाषा के प्रकार हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक तो मौखिक भाषा, दूसरा होती है लिखित भाषा, और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। जी। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जिसे हम बोलकर या सुनकर समझ सकें। जैसे मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं उसे कहा जाता है मौखिक भाषा। ठीक है ना? ऐसी भाषा जिसे हम सुनकर या बोलकर प्रकट कर सकते हैं। तो लिखिए आप सब। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसे हम बोलकर बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं। बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? मतलब बोलकर या सुनकर। एग्जाम्पल क्या है इसके? मतलब उदाहरण क्या है इसके? अगर आप उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है? जैसे बातचीत करना। क्या है? बातचीत करना। ठीक। या जिसे वार्तालाप भी कह देते हैं हम लोग। या रेडियो सुनना, या गाने सुनना। ये सब क्या है? भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण है। ठीक। फिर हम आगे एक बात करें लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा क्या होती है? लिखिए जरा। लिखित भाषा भाषा का लिखित भाषा भाषा का वह रूप है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर या पढ़कर प्रकट किया जाता है। जिसे लिखकर या पढ़कर प्रकट किया जाता है। समझ आए? ऐसी भाषा जिसे लिखकर प्रकट करें। लिखकर कैसे? जैसे हम नोटबुक्स में लिखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, ये लिखित भाषा है। लिखी हुई दिख रही है ना हमें, इसके द्वारा। जी। तो लिखकर या पढ़कर। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है इसके? सबसे बढ़िया है पत्र,
अखबार, है ना, या किताबें, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा भाषा का वह उदाहरण जिसमें हम संकेतों के द्वारा बात करते हैं। संकेतों के द्वारा बात कैसे करना, जैसे आप जा रहे होंगे रोड पे तो आपने ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होंगे, यातायात परिवहन सूचक चिन्ह जो होते हैं वो देखे होंगे। बगल से लिखा रहता है कि 80 किलोमीटर के हिसाब से चलाना है, या दाएं मुड़ना है, या लेफ्ट लेना है, या यू टर्न लेना है, ये सारी चीजें वहां लिखी होती है। लेकिन वो सिंबल के तौर पे लिखी होती, वहां नहीं लिखा होता कि यहाँ जैसे वहां लिखा होगा ऐसे करके, समझना, ऐसे लिखा होगा और आप समझ जाएंगे ये एक ऐसा बोर्ड बन रखा होगा ऐसा, और आप समझ जाएंगे कि यहाँ यू टर्न लेना है। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको यहाँ से गाड़ी घुमा सकते हैं। यहाँ केवल एक सिंबल बन रखा है, संकेत बन रखा है, और इसके द्वारा आप समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, यहाँ से गाड़ी यू टर्न लेनी है। या कई बार यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है कि यू टर्न नहीं लेनी है तो आप नहीं लेते। यहाँ पूरी परिभाषा तो नहीं लिख रखी है इसकी कि यहाँ पर गाड़ी ना लेन ना बदले, या गाड़ी नहीं बदलनी है, या कितनी स्पीड, ये पूरा नहीं लिख सकते हम, संकेतों में बात चलती। या ऐसे व्यक्ति जिन्हें सुनाई नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए संकेतिक भाषा में बात करते हैं। जब मैं छोटा था तो मैंने दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था न्यूज का, तो उसमें आधा घंटे न्यूज चलती थी ऐसी वाली, जिसमें एक महिला बैठी होती थी और न्यूज पढ़ रही होती थी, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, ऐसे। और वही सांकेतिक भाषा में एक और आती थी मोहतरमा, मतलब एक महिला आती थी न्यूज एंकर, वो कुछ इस स्टाइल में बात कर रही होती थी उन्हीं के जस्ट बगल से। अब वो क्या कर रही होती थी मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो सांकेतिक भाषा समझते थे उन्हें आती। कई किताबों के पीछे आपने ए को लिखा हुआ देखा होगा, ABCD को सांकेतिक भाषाओं में, कई किताब के पीछे ऐसे AB ऐसे करके लिख रखा होता है, वो सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा की परिभाषा लिखिए। सांकेतिक भाषा, कॉमा लगा के, सांकेतिक भाषा भाषा का वह रूप है, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें संकेतों के द्वारा अपने भाव व विचार प्रकट किए जाते हैं। संकेतों के द्वारा अपने भाव व विचार प्रकट किए जाते हैं। भाव व विचार प्रकट किए जाते हैं। लिख लिया जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, सांकेतिक भाषा कौन सी भाषा है? जिसमें संकेतों द्वारा बात चल रही हो, जिसे देख करके काम चले। किसे देखकर? उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे ट्रैफिक संकेत या ट्रैफिक चिन्ह जिन्हें कहा जाता है, ट्रैफिक चिन्ह जो होते हैं उन्हें आप देखते हैं ना ब्रैकेट में, जैसे एग्जांपल के तौर पे यू टर्न लिखा है, या एरो बन रखा होता है, या ऐसे बन रखा होता है, या कई जगह ऐसे बन रखा होता है, या ब्रेल लिपि भी इसी में एक आ जाएगी। जैसे जो अंधे लोग होते हैं उनके भी कुछ संकेत होते हैं। आप ट्रेन बस वगैरह में यात्रा करेंगे, जब मेट्रो वगैरह में, तो वहां आपको ऐसे कुछ सिंबल्स लगे मिलेंगे। फिर वो जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लाइंड लोग ऐसे ऐसे उन्हें महसूस करते हैं और देख लेते हैं कि हाँ उनका सीट नंबर क्या है वगैरह वगैरह ऐसे। ठीक है, ये भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने? 3। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसे 3 काइंड्स में बांटा गया है, जिनमें से पहला है मौखिक भाषा, जिसे बोलकर या सुनकर प्रकट किया जाए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। फिर वही दूसरी बात करें, लिखित भाषा। ये कौन सी भाषा है? ऐसी भाषा जिसे लिखकर या पढ़कर प्रकट किया जा सके। जैसे कि मैं बोल रहा हूं और आप सब लिख रहे हैं, तो मैं जिस काम को कर रहा हूं वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। और आप जो काम कर रहे हैं वो कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा, क्योंकि आप लिख रहे हो उस चीज को, लिखित भाषा का उदाहरण है। या कभी को आप कल को किताब पढ़ते हैं तो वो कौन सी? लिखित भाषा है। लेकिन वही आप गाने गुनगुनाएं या गाने सुने
तो वो कौन सा होगा? मौखिक भाषा। फिर वही सांकेतिक भाषा की बात करें तो सांकेतिक भाषा वह भाषा का रूप है जिसमें हम संकेतों के द्वारा बात करते हैं। संकेत यही ट्रैफिक सिग्नल्स वाले संकेत नहीं हो सकते, हमारे आपके भी संकेत हो सकते हैं, इशारे हो सकते हैं, एक दूसरे की तरफ जो इशारे करते हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। जैसे मैंने आप सब कोई बातें कर रहा था, मैंने कहा तो इसका मतलब क्या होता है? शांत हो जाइए, है ना। मैंने कहा खड़े हो जाइए, मैंने कहा सिट डाउन, बैठ जाइए, बिना बोले काम चल रहा है, तो वो संकेतों के द्वारा काम चल रहा है। फिर हम बात करें कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, ध्यान रखना, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसका व्याकरण होना बेहद जरूरी है। जिन भाषाओं का व्याकरण नहीं होता है उसे भाषा नहीं माना जाता, वो केवल बोली हो जाती है। क्या हो जाती है? बोली। जैसे भोजपुरी है तो भोजपुरी भाषा नहीं है। हम तोहरा गांव में गया रहा एक बार, एक बार, ये भोजपुरी है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका व्याकरण नहीं है, तो ये बोली है। अगर इसी का व्याकरण होता तो ये क्या बन जाती? भाषा। किसी भी बोली को भाषा बनने के लिए सबसे पहली प्राथमिक जो नियम है वो यही है कि उसका अपना एक व्याकरण होना चाहिए। व्याकरण क्या होता है? जैसे ग्रामर कहते हैं अंग्रेजी में। ग्रामर या व्याकरण का मतलब क्या है? कुछ नियम जिसके द्वारा वो बोली लिखी जा सके या बोली जा सके, ऐसे नियम जिनके द्वारा वो भाषा बड़ी आसान हो जाए समझना, स्पष्ट करना। इसलिए तो हिंदी जो है भाषा है और उसका व्याकरण है। क्या है? व्याकरण। और हम व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण में क्या पढ़ते हैं हम? यही सब चीजें। और साथ ही साथ संधि, समास, मतलब शब्दों का निर्माण कैसे हुआ हिंदी में, शब्दों का निर्माण किसमें समझते हैं हम? समझना, शब्दों का निर्माण हम समझते हैं संधि में। फिर हम जाकर के वाक्यों का निर्माण समझते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सब समास पढ़ते हैं, ये सब व्याकरण में पढ़ते हैं, ताकि हिंदी हमारी अच्छी हो जाए, जिससे कि हम गलतियां ना करें, त्रुटियां ना करें। ठीक है ना। इस हिसाब से बात करें व्याकरण की परिभाषा की, तो लिखिए जरा, व्याकरण की परिभाषा लिखिए, इसी के नीचे हेडिंग डाल के। ये ग्राफ अलग टाइप बनाते जाना है, साथ में इनकी परिभाषाएं अलग लिखते जाना है। परिभाषाएं कैसे? जैसे सबसे पहला हेडिंग डालनी है ऐसे भाषा, समझना, भाषा के सामने लिख दिया। फिर इसकी भाषा में काइंड कितने? ये 3 है, इन तीनों की परिभाषाएं लिख दी। फिर सेकंड नंबर पे व्याकरण है, ठीक है ना, तो व्याकरण की परिभाषा लिख दी। फिर व्याकरण के मैं काइंड लिखाऊंगा, वो लिख लेना। फिर तीसरे नंबर पे ऐसे चलते जाना, और ये ग्राफ अलग बनाते जाना है। ग्राफ आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, और ये परिभाषाएं आपको याद कर लेना, जिससे और अच्छे मार्क्स आने लगेंगे आपके। तो बात करें व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। किसी भी, लिखिए ध्यान से, व्याकरण की परिभाषा लिखा रहा हूं, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, किसी भी भाषा के शुद्ध ऐसे लिखना है, शुद्ध ही शुद्ध नहीं लिख पा रहे, बताओ जरा। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। व्याकरण के द्वारा होता है। व्याकरण के द्वारा होता है। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। ठीक है जी, लिख लिया। फिर इसके आगे देखेंगे व्याकरण के कितने काइंड होते हैं। व्याकरण के 3 काइंड होते हैं बेटा जी, जिनमें से पहला देखेंगे वर्ण विचार होता है। वर्ण विचार, इसमें हम वर्ण से संबंधित शुद्धियां पढ़ते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार, और थर्ड नंबर पे आपका आता है वाक्य विचार। वर्ण विचार में आप वर्ण से संबंधित शुद्धियां पढ़ते हैं। शब्द विचार में आप शब्द से संबंधित अशुद्धियां और शुद्धियां पढ़ते हैं। और वाक्य विचार में आप वाक्य से संबंधित शुद्धियां और अशुद्धियां पढ़ते हैं। जैसे वर्ण में देखना जरा, आप इसको क्या पढ़ते हैं जरा भाई, देखो जरा, ये इसका साउंड ये आता है री,
ये वर्ण में पढ़ने को हमें मिलेगा। सही कौन सा होता है, क्या होता है, जैसे एक होता है, ये देखना, दो होते हैं, हम दोनों को ही ग्रह बोलते हैं, दोनों को ही क्या बोलते हैं, ग्रह, बल्कि गलत है। इसका साउंड क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ग्रह, ठीक, और इसका गृह, इसका है ग्रह और इसका गृह, क्योंकि ये री की मात्रा है और री की मात्रा लगी है, ये स्वर है, ये स्वर नहीं है, ये तो रा है जो कि पदेन लगा हुआ है। रा रस्सी का पदेन लगता है, एक उर्दू वो एक ऊपर लगता है, तो ये पदेन लगा हुआ रा है, ये व्यंजन है, लेकिन यहाँ ये री जो है वो स्वर है। अब इस ग्रह का मतलब क्या होता है, प्लेनेट, और इस ग्रह का गृह का मतलब क्या होता है, होम। आपको जो मैडम या सर जो भी देते हैं होमवर्क में, वो क्या होता है, ग्रह कार्य, गृह कार्य, गृह कार्य होता है, लेकिन हम कह देते हैं ग्रह कार्य है। हालांकि ये भी नहीं पता होगा कई लोगों को, तो क्योंकि ये चला ही नहीं प्रचलन में, तो ये रह जाता है SW है, SW का मतलब बताया ही नहीं आज तक कि SW का मतलब क्या है, होमवर्क। होमवर्क मतलब ग्रह कार्य, गृह कार्य। ग्रह कार्य दे देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना इसे, भाई प्लेनेट पे जाके करो, किस पे करना है, इसी अर्थ पे या किसी अन्य पे, ये पता करना पड़ेगा पहले से। तो ये सारी अशुद्धियां पढ़ने को मिलेंगी। फिर वर्ण विचार में क्या है, वो उसमें सॉरी शब्द विचार में, शब्द विचार में आपको शब्द से रिलेटेड गलतियां, जैसे लिखा मिल जाए अनेकों, अनेकों, तो ये अनेकों सही है या गलत, गलत है भाई। अनेक, आप समझो, अनेक पहले से ही अपने आप में क्या है, बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है। आप इसे अनेकों करके और बहुवचन क्यों बना रहे हो, अनेक जो है पहले से ही बहुवचन है कि नहीं। तो ये सब शुद्धियां पढ़ने को मिलेंगी। फिर वही वाक्य विचार में क्या पढ़ने को मिलेगा, वाक्य विचार में उसमें पढ़ने को मिलेगा आपको, जैसे कहीं लिखा मिल जाए, गांधी जी का देश, गांधी जी का देश सदा आभारी रहेगा। अब देखो शब्द इसमें सारे सही है, शब्द से रिलेटेड कोई अशुद्धि नहीं है इसमें, सारे शब्द सही है, लेकिन अशुद्धि कहाँ है, इसके वाक्य के बनाने में। गांधी जी का देश सदा आभारी रहेगा, गांधी जी का देश किसका आभारी रहेगा, सदा, गलत हो गया ना। इसका सही उत्तर क्या होगा कि देश सदा गांधी जी का आभारी रहेगा। ये सही सेंटेंस है कि देश सदा गांधी जी का आभारी रहेगा। यहां लिखा है गांधी जी का देश, गांधी जी का देश कौन सा है, जो महान हस्ती होते हैं उनका कोई एक देश नहीं होता है। आजकल के नेता तमाम मिल जाएंगे जो भाषण देते होंगे कि बोले गांधी जी को, गांधी मूवी आई उसके बाद में पॉपुलैरिटी मिली, आप दंग रह जाओगे। जो टाइम्स ऑफ इंडिया है या जो मैगजीन्स हैं, वहां की ब्रिटेन की जो मैगजीन थी, उसमें 1931 में फर्स्ट पेज पे गांधी जी आए थे उस समय, वो भी मतलब इतना आदमी कि चर्चिल तो ये कहता था कि उसे बहुत नफरत थी। चर्चिल उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन की, उन्हें तो बड़ा नफरत थी इस आदमी से कि, और कहा था उसने कि गांधी जी से बोले कि जब गांधी यूरोप वहां पे आए ब्रिटेन में तो कोट पैंट पहन के आए, लेकिन गांधी जी के देखो शाबाशी क्या पहन के गए थे, धोती, कुर्ता नहीं पहनते थे, आधा धोती पहनते थे और एक शॉल लेकर के, ऐसी सर्दी में, ब्रिटेन में बहुत सर्दी पड़ती है, ऐसे ही चले गए थे। और जब भोज पे बुलाया वहां के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि देखा तो जाए आखिर ऐसा आदमी कौन है, तो भोज पे बुलाया तो ऐसे ही चले गए, इसी कपड़ों में, उन्हीं कपड़ों में। तो जो दरबान थे वहां के, जो गेट पे जो गेट कीपर होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड, तो वो गए, उनने कहा महाराज ये तो कोट पैंट कहा था, ये तो ऐसे ही आ गए। बोले देखा तो जाए कैसा आदमी है, अंदर बुलाया खाने पे, तो खाने पे ऐसे ही वहां के जो राजा थे उन्होंने कहा कि अरे आपके कपड़े कहाँ हैं, तो
इतना दम होना चाहिए बोलने के लिए कि उन्होंने कहा हमारे कपड़े कहाँ हैं, ये आप पूछ रहे हो, हमारे कपड़े तो आप ले लिए। आप बोल पाओगे? पुलिस वालों के सामने बोलती बंद हो जाती, जो कि अपने ही देश के, अपनी सैलरी दे रहे हैं उनको। तब उसने दूसरे देश में दूसरे देश के प्रधानमंत्री से ये वाली बात बोल दी थी, बल्कि वो नफरत करता था इनसे, इंडियन से। वो कहता था कि ये इंडियंस अगर आजाद हो गए तो अपना देश चला ही नहीं पाएंगे, देखो चलाते चलाते कहां तक ले जाए, है कि नहीं? समझिए जरा। तो देश सदा क्या है, गांधी जी का आभारी रहेगा। ये हम किस में पढ़ते हैं? वाक्य विचार में वाक्यों से संबंधित अशुद्धि। अब भाषा का एक और टॉपिक है कि कोई भी भाषा बोलने तक तो ठीक है, ये मैं बोल के दिखा रहा हूं, लेकिन बोलने तक से समझ में आ जाएगी क्या? हमें लिखना भी तो पड़ेगा। अगर मैं अकेला बोलते ही बोलते चला जाऊं तो समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, अगली बार फिर से मुझे बोलना पड़ेगा समझाने के लिए। लेकिन आपके पास में लिखित सबूत क्या होगा? लिखित सबूत के तौर पे या लिखित समझाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? इसका लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? इस भाषा के वर्ण। क्या चाहिए? वर्ण मतलब चिन्ह। समझ ना, क्या चाहिए मुझे? चिन्ह। जैसे सुनो जरा, मैंने कहा आ, तो आ मैंने हिंदी में लिखा ऐसे, आ इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? ये है ना, ए का साउंड आ भी आता है, ए भी आता है। ए का हो तो भैया लो हिंदी में ए ये होता है। चाइनीज में कोई और रूप रहे, लो भैया चाइनीज में हो सकता है ऐसे लिखा जाता हो ए को। साउंड तो वही निकल रहा है, लेकिन उस साउंड को लिखने का ढंग जो है वो क्या है? लिपि है। और उसी लिपि के द्वारा हम पूरी भाषा लिख के समझते और समझाते हैं। उसी के द्वारा क्या करते हैं हम? लिखते और समझाते हैं। इसीलिए भाषा के लिए जितना व्याकरण जिम्मेदार है, उतना ही क्या है जिम्मेदार? लिपि भी है। क्या है? लिपि। क्या है? लिपि। लिपि। लिपि मतलब क्या होता है? लिखने का ढंग, लिखने का ढंग। ठीक है, तो लिपि हेडिंग डाल के, पहली हेडिंग ये डाली होगी, फिर ये लिखे होंगे, फिर दूसरी हेडिंग ये, फिर ये लिखे होंगे, फिर लिपि हेडिंग डाल के लिखिए। लिपि की परिभाषा, किसी भी किसी भी किसी भी भाषा को किसी भी भाषा को किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, ढंग मतलब ब्रैकेट में तरीका लिख सकते हैं, तरीका। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग ब्रैकेट में तरीका लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। हो गया। फिर आगे देखिए, लिपि क्या होती है भाई? सब भाषाओं की अलग अलग। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी, संस्कृत, नेपाली, इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश की लिपि क्या है? इंग्लिश या स्पेनिश वगैरह की रोमन। ठीक। वही उर्दू की क्या है? उर्दू की क्या है? फारसी। अरबी है शायद। ठीक है ना। पंजाबी की क्या है? पंजाबी की गुरमुखी। ऐसे ये क्या है? लिखने के ढंग हैं, लिखने के तरीके। और लिपियों में होते चिन्ह। क्या होते हैं? चिन्ह। इसीलिए आप देखेंगे जितनी भी, और लिखने के सब जगह के अलग अलग तरीके होते हैं। सब जगह के तरीके अलग अलग। कैसे? आप देखोगे अरबी फारसी वो भाषाएं हैं जो दुनिया की सारी भाषाएं ज्यादातर कैसे लिखी जाती हैं? बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। और ये भाषा एकमात्र ऐसी है जो कैसे चल रही है? उल्टी चल रही है, दाएं से बाएं। क्यों चल रही है? उसका रीजन क्या है कि ये जिस एरिया में थी वहां
पेड़ पौधे कम थे, ज्यादातर क्या थे, मिट्टी या पत्थर। और अगर पत्थर पे आप कोई चीज लिखोगे तो वो किससे लिखोगे, छेनी हथौड़े से। और छेनी हथौड़ा जब लोगे तो कैसे चलाओगे, लेफ्ट हैंड में आप लोगे क्या, छेनी, और हथौड़ा लोगे राइट हैंड में। और जब लेफ्ट हैंड में लेकर के राइट हैंड से चलाओगे तो हथौड़ी ऐसे तो कभी नहीं चलाई होगी आपने। कैसे चलाते, ऐसे चलाते या ऐसे चलाते। जब ऐसे चलाओगे तो लिखोगे भी तो ऐसे, इसीलिए कैसे लिखी जाती है, उल्टी। और बाकी सब भाषाएं ऐसे लिखी जाती हैं। फिर वही दूसरा एक और रूप देखो जरा, भारत में ही देखो। भारत की, दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं नीचे की, आप जब देखोगे भारत को, जब दक्षिण भारत की भाषाएं देखोगे नीचे की, यहाँ की ये दक्षिण है, दक्षिण भारत की भाषाएं देखोगे तो वो कुछ गोल मटोल सी हैं, कुछ ऐसे ऐसे। उसका रीजन क्या, मलयालम वगैरह जितनी भी देखोगे, उसका रीजन है क्योंकि दक्षिण भारत में ज्यादातर कैसे, पत्तों पर लिखी गई भाषाएं, शुरुआती रूप में, शुरुआती तौर पे पत्तों पर। और पत्तों पर अगर आप नुकीली भाषा कोई लिखोगे, पत्तों पर अगर आप ऐसे डंडे या ऐसी वाली भाषा कोई लिखोगे तो पत्ता फटेगा नहीं फटेगा। इसलिए वहां क्या लिखा गया, गोल गोल के, एक बार टिप लगाई और लिखते चले गए, जिससे पत्ता फटे ना। क्योंकि बार बार अगर टिप उठाओगे लगाओगे उस पर तो कहीं ना कहीं छेद हो जाएगा या फट जाएगा। इसीलिए दक्षिण भारत की भाषाएं गोल मटोल है। उत्तर भारत की भाषाएं कैसी है, इन्हें लिखा गया किसमें, लकड़ी पर, लकड़ी पर लिखा गया, तो ये भाषाएं कैसी है, नुकीली है। दक्षिण भारत की जितनी, उत्तर भारत की जितनी भाषाएं देखोगे, तो भाषा का समझना जरा ध्यान से। भाषा, ये एसएसटी का टॉपिक है, खान पान और पहनावा, इन सब का सीधा संबंध होता है जगह से। किससे, जगह से। इनका किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से कोई मतलब नहीं होता। खान पान जैसे समझना जरा, आपने सुना होगा कि ब्राह्मण जो होते हैं वो मांस नहीं खाते, मीट जिसे कहा जाता है ना। लेकिन अब दक्षिण भारत के या कश्मीरी ब्राह्मणों को देखोगे तो वो मीट खाते हैं। मीट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई मछली खाता है, कोई केवल मुर्गा खाता है या कोई बकरा, लेकिन खाते तो है ना। लेकिन कई ब्राह्मण ऐसे जो नहीं खाते, क्यों, क्योंकि जगह के हिसाब से। किसके हिसाब से, जगह के हिसाब से। अब भारत के जो मुस्लिम हैं आप देखोगे वो जुब्बा टाइप जो पहनते हैं ना, सऊदी अरब में आपने देखे व्हाइट ऊपर से नीचे तक पूरा कवर रहता है, ढीला ढाला सा जुब्बा जिसे कहा जाता है, वो भारत में कोई भी मुसलमान नहीं पहनता। हाँ, फीमेल्स पहनती हैं लेकिन मेल तो नहीं पहनते। लेकिन वहां देखोगे सऊदी अरब में तो, उन मुस्लिम कंट्रियों में तो वहां पे पहना जाता है, क्योंकि वहां पे इतनी गर्मी है, इतनी धूल उड़ रही है, इतना रेत उड़ रहा है भाई, कि आंखों में, कानों में, गालों में, नाक में, इन सब में चला जाए तो उससे बचने के लिए ये सब पहना जाता है। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि भाषा का, खान पान का और पहनावे का संबंध किससे होता है, जगह से, न कि किसी धर्म जाति संप्रदाय लिंग इन सब से। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक देखते हैं, यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आएगी, पसंद कर रहे होंगे और लिख लिया होगा आप सबने, इतने धीमे धीमे बोला है मैंने। ठीक, शुक्रिया, नमस्ते।